चंदन का पेड़। एक जंगल में बहुत से चंदन के पेड़ थे। उन्हीं में ऐसे एक पेड़ पर एक अजगर रहता था। अजगर को चंदन के पेड़ की महक बहुत पसंद थी। एक दिन अजगर पेड़ से लिपट कर सो रहा था। उसी पेड़ के ऊपर की टहनी पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे बच्चे थे। चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी उसके बच्चों के चहचहाने की आवाज़ से अजगर की आंख खुल गई। उसने चिड़िया से कहा, अरे चुप करा, इन बच्चों को चैन से सोने भी नहीं देते। चिड़िया बोली, अजगर भाई, सोने के लिए तो रात बनाई गई है। दिन में सोने से अच्छा है आप जाकर कोई काम करो। ये सुनकर अजगर कहने लगा, तूने कभी अजगर को काम करते देखा है? हम तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। कोई शिकार फंस गया तो उससे हमारे 10 दिन का भोजन हो जाता है। ये सुनकर चिड़िया को थोड़ा सा डर लगा, भाई तुम कहीं मुझे और मेरे बच्चों को खाने की तो नहीं सोच रहे हो? अजगर यह सुनकर हंसने लगा। उसने कहा, अरे तुम्हें खाने से मेरा क्या पेट भरेगा? वैसे भी मैं इतने छोटे जानवर का शिकार नहीं करता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कई दिनों से अजगर को कोई शिकार नहीं मिला। अजगर बहुत भूखा था। इधर चिड़िया हर दिन अपने बच्चों के लिए दाना चुगने जाती और लाकर अपने बच्चों को खिलाती। उसके बच्चे बहुत खुश होते थे। एक दिन जब चिड़िया दाना लेने जा रही थी, तभी अजगर ने सोचा, आज क्यों न इसके दोनों बच्चों को खा जाऊं। इससे एक तो मेरा कुछ पेट भर जाएगा, दूसरे ये दोनों सारा दिन शोर मचाते रहते हैं, मैं उससे भी बच जाऊंगा। वहीं पास ही में चिड़िया का घोंसला गिरकर बिखर गया था। कुछ देर में चिड़िया दाना लेकर आई। उसने घोंसला टूटा हुआ देखा तो वह समझी उसके बच्चों को अजगर खा गया। घोंसला भी नीचे पड़ा है। अजगर बच्चों को खाकर आराम से सो रहा है। ऐसा सोचकर वह उसके ऊपर जाकर बैठ गई और पीठ में चोंच मारने लगी। अजगर बेहोश पड़ा था। तभी चिड़िया के बच्चों ने अपनी मां को देखा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्हें देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। वह उड़कर उस डाल पर बैठ गई। लेकिन अब उनका घोंसला टूट चुका था। तभी अजगर को होश आ गया। वह अपने किए पर पछता रहा था। अजगर बोला, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैं कई दिन से भूखा था। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो तुम्हारे बच्चों को खाने का विचार मन में आया। मुझे माफ़ कर दो और वापस इसी पेड़ पर आ जाओ। चिड़िया ने कहा, नहीं, अब मैं वहाँ नहीं आ सकती। अब मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है। कहीं फिर से तुम्हारा मन बदल गया तो क्या होगा? ये तो मेरे बच्चे जाग रहे थे, अगर रात में तुम इनके पास आते तो ये बेचारे सोते हुए ही तुम्हारा भोजन बन जाते। अजगर ने बहुत कोशिश की लेकिन चिड़िया अब उसके झांसे में नहीं आई। उसने दूसरे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। वह पेड़ नदी के दूसरे किनारे पर था जहां अजगर पहुंच नहीं सकता था। इधर अजगर कुछ ही दिन में भूख से मर गया। अजगर के मरते ही शिकारियों को पता लग गया। वे उन चंदन के पेड़ों को काट कर ले गए। दूसरों का बुरा सोचने वालों का खुद बुरा हो जाता है। भोलू हाथी की कार। भोलू हाथी एक जंगल में रहता था। वह जंगल में रहना नहीं चाहता था। जंगल के पास से जो रास्ता गुजरता था, उस पर वह सुंदर और चमकीली कारों को आते जाते देखता था। उसका बहुत मन करता था कि उसके पास भी एक कार होनी चाहिए। एक दिन वह जंगल के पास वाले रोड के पास एक जगह खड़ा था। तभी पास ही में एक कार आकर रुकती है। कार में दो लोग सवार थे। उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी को खोलकर ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाती। तभी उन्हें एक हाथी नजर आता है। वह उसे देखकर डर जाती हैं, लेकिन तभी भोलू उनके सामने आ जाता है। वह धीरे धीरे चलकर पूरी गाड़ी को चारों ओर से देखता है। फिर वह उन दोनों को उसमें बैठने के लिए इशारा करता है। दोनों उसका इशारा समझकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद भोलू गाड़ी को अपनी सूंड से धक्का देने लगता है। वह धीरे धीरे उन्हें जंगल से बाहर निकाल देता है। पास ही में गाड़ी ठीक करने की गैराज थी। दोनों उतरकर हाथी से कहते हैं, आपने हमारी बहुत मदद की, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्या आपके लिए केले ला दें? ये सुनकर भोलू गाड़ी के चारों ओर घूमने लगता है और गाड़ी पर बार बार सूंड मारने लगता है। उन दोनों में एक सेठ जी थे और दूसरा उनका नौकर। सेठ जी कहते हैं, तुम्हें ये कार चाहिए? ये सुनकर भोलू हाँ में सूंड हिलाने लगता है। सेठ जी भोलू से कहते हैं, तुम जाओ, बहुत जल्दी हम ये गाड़ी तुम्हें देने आएंगे। भोलू मुड़कर वापस चला जाता है। सेठ जी का नौकर कहता है, ये क्या कर रहे हो सेठ जी? वो कौन सा हमें पकड़ लेगा, बेकार ही इतनी महंगी गाड़ी उसे दे रहे हैं।
सेठ जी ने कहा, अगर वो चाहता तो हमसे ये गाड़ी छीन भी सकता था, लेकिन उसने हमारी मदद की। ये कहकर सेठ जी गैराज में चले जाते हैं। वहाँ के इंजीनियर को कुछ समझाते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भोलू नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी उसे गाड़ी का रहान सुनाई दिया। भोलू दौड़कर रोड पर आया तो देखा सेठ जी गाड़ी के साथ खड़े थे। उन्होंने गाड़ी को लंबा करा दिया था, बड़ा सा गेट लगवा दिया था जिससे भोलू उसमें चढ़ सके। आगे दो बड़े बड़े डिब्बे जैसे रबर के बटन लगा दिए। पैर से आगे पीछे करने से गाड़ी चलने लगती थी। ये कार के पैडल थे। सेठ जी ने गेट खोला, भोलू उसमें जाकर बैठ गया। अब वह पैर आगे पीछे करने लगा जिससे धीरे धीरे गाड़ी चलने लगती है। भोलू को बहुत मजा आता है। वह गाड़ी को रोककर उससे नीचे उतरकर जमीन पर बैठकर सेठ जी के पैरों को सूंड से छूता है, जैसे सेठ जी को धन्यवाद दे रहा हो। सेठ जी उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वे कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। इस तरह भोलू का कार चलाने का सपना पूरा हो जाता है। मोर की बांसुरी एक रहस्यमय पौराणिक कहानी। एक गांव के पास बहुत बड़ा और सुंदर बगीचा था। पास ही एक झरना भी था। गांव के बहुत कम लोग वहां जाया करते थे। उसमें तरह तरह के फूल खिले रहते थे। उस बगीचे में तरह तरह के पक्षी विहार करते रहते थे, जिनमें कोयल, मोर, कबूतर, चिड़िया चहकते रहते थे। एक मोर हमेशा उस बगीचे में आया करता था। जब भी मोर का मन करता वह झरने के पास चला जाता, झरने से गिरते पानी के पास चला जाता। पानी की हल्की हल्की फुहार पड़ते ही नाचने लगता था। वहीं पास के एक पेड़ पर एक दिन एक कोयल ये सब देख रही थी। उसे देखकर कोयल कुहकुहाने लगी। कोयल की बोली सुनकर मोर को बहुत मजा आया। वह खुशी से अपने पूरे पंख खोलकर नाचने लगा। कुछ देर बाद कोयल उड़ जाती है। मोर भी थक चुका था। वह वापस चला जाता है। अगले दिन से यही सिलसिला चलने लगता है। पेड़ पर बैठी कोयल अपनी मधुर गले से बहुत अच्छा स्वर निकालती, जिसे सुनकर मोर नाचने लगता था। दोनों को बहुत मजा आता है। कुछ ही दिन में कोयल और मोर दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन मोर कोयल से पूछता है, कोयल बहन तुम इतना अच्छी आवाज में कैसे कुहकुहा लेती हो? ये सुनकर कोयल कहती है, मोर भाई ये सब तो ऊपर वाले की देन है। उन्होंने मेरे गले में इतनी मिठास भर दी है कि मैं जब भी बोलती हूँ मेरे कंठ से बहुत सुंदर बोली निकलती है। मोर को कोयल से जलन होने लगती है। वह सोचता है कि वह नाच तो अच्छा लेता है, अगर वह कोयल की तरह गाने भी लगे तो सब उसकी कितनी तारीफ करेंगे। काश कोयल का गला मुझे मिल जाए। इसी उधेड़बुन में वह नाचना छोड़ देता है। अब वह झरने के पास जाना भी बंद कर देता है। उधर कोयल हर दिन झरने के पास वाले पेड़ पर बैठकर कुहकुहाती रहती थी, लेकिन मोर वहां नहीं आता। मोर का मन अब नाचने में नहीं लगता था। वह हर समय यही सोचता रहता कि कैसे कोयल की तरह गाने लगूं। वह कई बार कोशिश भी करता, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकलती थी। कुछ दिन बाद कोयल भी उस पेड़ पर आना बंद कर देती है। मोर जब भी कोयल को देखता वह उससे बात नहीं करता था। उसे कोयल से नफरत हो जाती है। एक दिन मोर एक पेड़ की डाल पर बैठा था। तभी उसे कोयल के जैसी बोली सुनाई देती है। वह ध्यान से देखता है कि गांव की गलियों में एक आदमी बांसुरी बजाता हुआ जा रहा है। मोर ये देखकर बहुत खुश होता है। वह सोचता है, अरे वाह, ये तो कोयल से भी अच्छी आवाज निकाल रहा है। क्यों न मैं इनमें से एक बांसुरी ले लूं। वह डाल डाल पर उड़ते उड़ते बांसुरी वाले का पीछा करने लगता है। बांसुरी वाला एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और अपना बांसुरी का थैला वहीं पास में रख देता है। मोर चुपके से पेड़ के पीछे से जाता है और उस थैले में से धीरे धीरे एक बांसुरी चोंच से खींचने लगता है। बांसुरी वाला गहरी नींद में सो रहा था। मोर धीरे धीरे बांसुरी निकाल लेता है और बांसुरी को चोंच में दबाकर उड़कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मोर बहुत खुश था। वह सोच रहा था, अब मैं नाचकर और गाकर सबसे बढ़िया पक्षी बन जाऊंगा। अब उस कोयल का घमंड भी टूट जाएगा। बहुत कहती थी, ऊपरवाले ने उसे ऐसा बनाया है, अब तो मैं उससे भी अच्छा संगीत निकाल कर दिखाऊंगा। लेकिन अब समस्या ये थी कि वह बांसुरी बजाए कैसे। बांसुरी को छोड़ता है तो नीचे गिर जाएगी, इसलिए वह बगीचे में नीचे आ जाता है। बांसुरी को जमीन पर रखकर उसे चोंच में दबाकर फूंक मारता है, लेकिन चोंच की दूसरी तरफ से हवा निकल जाती है। बांसुरी बज नहीं पाती। इससे मोर बहुत परेशान हो जाता है। फिर वह सोचता है कि अगर मेरी चोंच न हो तो वह आराम से उस आदमी की तरह बांसुरी बजा लेता।
वह एक पत्थर के पास जाकर जोर जोर से अपनी चोंच उसमें मारता है, लेकिन चोंच नहीं टूटती। फिर वह एक पेड़ के तने में अपनी चोंच फंसाकर तोड़ देता है। चोंच टूटते ही उसे बहुत दर्द होता है। वह दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई वहां नहीं आता। उसके बाद मोर बहुत रोता है। फिर भी वह किसी तरह बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन बिना चोंच के बांसुरी पकड़े कैसे, ये तो उसने पहले सोचा नहीं था। हार कर वह बांसुरी को फेंक देता है, लेकिन चोंच टूटने के कारण अब वह दाना भी नहीं चुग पा रहा था। वह परेशान सा इधर उधर भटकने लगता है। तभी कोयल की नज़र मोर पर पड़ जाती है। कोयल उसके पास आती है। मोर भाई क्या हुआ, ये चोंच कैसे टूट गई? मोर उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर कोयल उससे कहती है, भाई मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, ईश्वर ने जिसे जैसा बनाया है वही ठीक है। तुम सोचो अगर मैं नाचने लगूं को कैसी लगूंगी। ईश्वर ने मुझे काला बनाया, लेकिन आवाज बढ़िया दी। तुम्हें इतना सुंदर बनाया कि सब तुम्हें देखने को तरसते हैं। तुम्हारे जैसा रूप किसी पक्षी का नहीं है। मोर यह सुनकर रोने लगा। सही कह रही हो बहन, मैंने अपना नुकसान कर लिया, अब मैं दाना कैसे चुगूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। कोयल बोली, भाई चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी चोंच पहले जैसी ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारे मुंह में दाना डाल दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले की तरह नाचना पड़ेगा। ये सुनकर मोर बहुत खुश हुआ। दोनों पहले की तरह नाचने गाने लगे। शेर की सवारी। अमित और सुमित दोनों गहरे दोस्त थे। दोनों एक गांव में रहते थे। दोनों के पास एक एक गधा था। दोनों गधे पर जंगल की ओर जाते थे। जंगल से घास और लकड़ी गधों पर बांधकर गांव में लाकर बेच दिया करते थे। गांव के लोग जानते थे कि जंगल में एक शेर है, जिसके कारण डर के मारे वो जंगल में नहीं जाते थे। शुरू शुरू में अमित और सुमित भी डरते डरते जंगल जाते थे, लेकिन बहुत दिनों तक जब उन्हें शेर नहीं दिखा तो उनका डर खत्म हो गया। दोनों गांव वालों के इसी डर का फायदा उठाकर जंगल से लकड़ी लाकर बेचते थे। इस तरह दोनों की गुजर बसर हो जाती थी। माँ, बेटा तू क्यों इतना खतरनाक काम करता है? किसी दिन शेर से सामना हो गया तो तेरा क्या होगा? मेरी बात मान, इस काम को छोड़ दे। अमित, माँ तुम चिंता मत करो, एक दिन देखना मैं उसी शेर की सवारी करूंगा और उसी पर लकड़ी लेकर आऊंगा। ये सुनकर उसकी माँ हंसने लगती है। माँ, अच्छा अब ये सब छोड़ चल खाना खा ले। इधर सुमित की माँ भी उसे यही सब कहती है। वह भी इसी तरह माँ की बात को टाल देता है। अगले दिन दोनों दोस्त जब जंगल की ओर जा रहे थे, तब दोनों ने एक दूसरे की माँ की बात बताई। दोनों को डर तो लग रहा था। अमित, यार अगर सच में ऐसा कुछ हो जाए कि हम शेर की सवारी करते हुए जंगल में जाएं तो कितना मजा आएगा। गांव वाले हमसे डर कर रहेंगे और हम हमेशा उन्हें अपने मनपसंद भाव पर लकड़ी बेचते रहेंगे। ये सुनकर सुमित ने कहा, सुमित भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन शेर की सवारी होगी कैसे? शेर तो हमें देखते ही खा जाएगा। अमित, मेरे पास एक तरकीब है, बस तू इतना पता कर कि शेर जंगल के कौन से हिस्से में मिल सकता है, या उसकी गुफा कहाँ है। सुमित, बस इतनी सी बात है। वो देख सामने वो पहाड़ी है, हम वहीं पर जाकर शेर का इंतजार करते हैं। वहां से नदी का पूरा किनारा दिखता है। शेर कभी न कभी तो पानी पीने जरूर आता होगा। अमित, हाँ बात तो तू ठीक कह रहा है, बस चल आज ही देखते हैं। इसी पहाड़ी के नीचे इन गधों को बांध देते हैं। सुमित, लेकिन अगर कहीं शेर यहाँ आ गया और इन्हें खा गया? अमित, देखा जाएगा। दोनों पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। बहुत देर इंतजार करने के बाद शेर पानी पीने आता है। दोनों छुपकर उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वह एक जगह अपनी गुफा के पास बैठकर सोने लगता है। अमित, बस यही मौका है इसकी सवारी करने का। सुमित, मरवाएगा क्या अभी ये हम दोनों को खा जाएगा, चल यहाँ से भागते हैं। अमित, रुक तो सही, बस मैं जैसे बोलूँ तू उसका जवाब देते रहना। अमित सुमित के कान में कुछ कहता है। फिर दोनों उसकी गुफा की ओट में छुपकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। अमित, देख भाई, अब इन दो शेरों से काम नहीं चल रहा, हमें ज्यादा लकड़ी बेचनी पड़ेगी। एक शेर और चाहिए। शेर की आंख खुलती है। वह गौर से उनकी बातें सुनने लगता है। सुमित, हाँ यार मैंने सुना है इस जंगल में एक शेर है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। अमित, अरे जैसे दो जंगल से हमने शेरों को गधा बना दिया, इसे भी बना देंगे। वो दोनों भी तो यही कह रहे थे, हम शेर हैं, जंगल के राजा हैं। मेरे जादू से गधे बन गए, वो देख कैसे बैठे हैं। लकड़ी लाद कर
अगर इस जंगल का शेर आराम से मान गया तो ठीक, नहीं तो जादू से उसे भी गधा बना दूंगा। लेकिन मेरे जादू में एक कमी है, यह एक बार ही काम करता है। शेर को गधा तो बना सकता हूँ लेकिन गधे को शेर नहीं बना सकता। ये सुनकर शेर सोचता है, कहीं इन्होंने मुझे देख लिया और गधा बना दिया तो एक तो पूरी जिंदगी के लिए गधा बन जाऊंगा और ऊपर से जंगल में बदनामी हो जाएगी। सारे जानवर मजाक बनाएंगे। शेर डरते डरते उन दोनों के सामने जाता है। एक बार तो दोनों डर जाते हैं। शेर, भाई मैं गधा नहीं बनना चाहता, तुम जो बोलेगे मैं करूंगा, मुझे गधा मत बनाना। अमित की चाल कामयाब हो जाती है। अमित, चल ठीक है, तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन तुझे हर दिन में अपने ऊपर बिठाकर गांव तक छोड़ना होगा। हम बहुत थक जाते हैं पैदल चलते चलते। शेर मान जाता है। दोनों शेर के ऊपर बैठ जाते हैं। दोनों गधे आगे आगे चल देते हैं। उनके पीछे शेर पर अमित और सुमित बैठकर गांव में पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर गांव वाले डर कर घरों में दुबक जाते हैं। अमित, अरे डरो नहीं, ये हमारा पालतू शेर है। शेर दोनों को घर छोड़कर चुपचाप जंगल में चला जाता है। उसके जाने के बाद पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। गांव वाले, भाई ये सब कैसे किया तुमने? अमित, ये शेर हमारा गुलाम है, हम जिसे कहेंगे उसे खा जाएगा और हमारे अलावा कोई और जंगल में गया तो ये उसे मार डालेगा। इतनी हिम्मत और मेहनत से हम लकड़ी लाते हैं। आज से लकड़ी के दाम चौगुने होंगे। जिसे लेने हो ले लो वरना खुद जंगल चले जाओ। पूरा गांव डर जाता है और चौगुने दाम पर लकड़ी खरीदने लगता है। अब हर दिन अमित और सुमित शेर पर सवार होकर गांव आने लगे। अमित की माँ, बेटा ये तुम ठीक नहीं कर रहे, शेर को जितना बेवकूफ़ समझ रहे हो वो उतना है नहीं, जिस दिन उसका डर निकल गया तुम्हें खा जाएगा। उसे छोड़ दो। अमित, माँ कुछ नहीं होता, तुम देखना ये ऐसे ही हमारी गुलामी करता रहेगा। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल जाती है। सारे जानवर शेर का मजाक उड़ाने लगते हैं। शेर बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन उसका दोस्त सियार शेर से बात करता है। शेर उसे सारी बात बताता है। सियार छुपकर बैठ जाता है। जब अमित और सुमित लकड़ी बीन रहे थे तो वह शेर को लेकर गधों के पास जाता है। शेर, क्यों भाई, तुम कौन से जंगल के शेर हो? गधा, हम तो जन्म के गधे हैं, ये दोनों तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। शेर, अच्छा तुम दोनों चुप रहना, आज इन्हें बताता हूँ। शेर दोनों को पीठ पर बैठाकर चल देता है। रास्ते में शेर गधों से कहता है, शेर, मुझे एक जादूगर मिल गया जो गधों को भी शेर बना देता है, तुम मेरे साथ चलो। अमित, ये कैसे हो सकता है? ये जादू केवल हमें आता है। शेर, अब मुझे डर नहीं है, आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा, फिर इन दोनों को शेर बनवा कर इनके जंगल में छोड़ दूंगा। अमित और सुमित की हालत खराब हो जाती है। वे शेर से माफ़ी मांगने लगते हैं। शेर, नहीं, आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। गधे, महाराज इन्हें छोड़ दीजिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। शेर तरस खाकर उन दोनों को छोड़ देता है। शेर, आज के बाद इस जंगल में दिखाई दिए तो जिंदा नहीं बचोगे। दोनों डरते डरते घर आ जाते हैं।